Namaskar, greetings, and gratitude. I welcome you all to another inspirational Star Talks episode number 89. And today, with me on the hot seat is Professor Dr. Pratik Ranjan Mungekar. Hello, Doctor. How are you doing? Yes, I'm good. Nice. So, today I have somebody who is a doctor and a professor as well. So, this is great. Professor Dr. Pratik Ranjan Mungerkar is a globally recognized scientist, professor, counselor, and international speaker. He is a trailblazer in his field and has achieved several notable firsts. He has received numerous honorary doctorates from all over the world, making him one of the most recognized experts in his field. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, very nice. I'm so happy आज आप यहाँ पे आए. Thank you. Please tell me, Mr. Pratik. You are a doctor, you are a professor, and you are a director as well. So how come you are a director at such a young age? ओके सो नमस्कार। पहले तो शुक्रिया स्टार Thank टॉक्स you. और आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, Honored. तो Thank मैं you. आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो शुरुआत से ही मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे था। अच्छा. मतलब स्कूल डेज से ही यू नेम द एक्टिविटीज़ और उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, प्राइजेस मिलते थे, अवार्ड्स मिलते थे। तो ये बचपन से ही था। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो I started teaching at the age of 16 to earn for my higher education and to support Okay. my family. एंड तभी मैं क्लॉक आवर बेसिस सिखाता था, मतलब मेरे स्कूल कॉलेज वो सब बैलेंस करके सुबह शाम रात को ऐसे लेक्चर्स लेता था। सो इनिशियली आई स्टार्टेड विद ग्रेड 5th 6th 7th संस्कृत एंड साइंस, देन ग्रेजुअली जैसे जैसे मेरा एजुकेशन आगे गया वैसे मैंने फिर 11th 12th केमिस्ट्री सिखाना शुरू किया। उसके बाद डिप्लोमा स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग, मास्टर्स, अभी पीएचडी। तो ऐसे था और बहुत सिखाता था बिकॉज़ मुझे क्लॉक आवर बेसिस पेमेंट मिलता था, लाइक पर आवर 100 रुपीज़। सो मेरा कैलकुलेशन ये था कि जितने नंबर ऑफ आवर्स मैं सिखाऊँगा उतने मुझे पैसे मिलेंगे। तो मेरा वैसे कैलकुलेशन होता था मंथली। और उसका और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो फीस भी बहुत थी। तो मेरे माँ के जो ज़ेवर थे वो सारे गिरवी थे और उसके ऊपर हमारा एजुकेशन हो रहा था। तो ऐसे 21 लाख्स का लोन हो गया। तो फिर मैंने मेरा टीचिंग और ज़्यादा ये किया, नंबर ऑफ मेरे क्लासेस जो थे, मेरे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो ऑफिशियल लेक्चर्स रहते थे, वो मैं बंक करता था और मैं लेक्चर लेने जाता था ऐसे। तो अच्छा. फिर सैटरडे संडे मैराथन लेक्चर्स रहते थे। मैराथन लेक्चर्स मीन्स 7 to 2, 4 to 10 continuous lecture, morning 7 to 2 after morning 7 a.m. to afternoon 2 p.m. and then again evening 4 to 10 o'clock ऐसे। तो ये करते वक्त 3 दिन सलग छुट्टियां आई थी और मैंने 16-16 घंटा पढ़ाया बच्चों को और चौथे दिन मेरा आवाज चला गया। Oh. तो उसके बाद फिर 1 साल का गैप था जिसमें मैंने ट्रीटमेंट लेके फिर वो आवाज आया। फिर मेरे गुरु पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, उनके साथ मैंने 10 साल गुजारे। उनके गाइडेंस में, सानिध्य में उन्होंने मुझे ट्रेन किया। ये जो आप देख रहे हो डाइवर्स एंड मल्टीडिसिप्लिनरी करियर, वो बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज उन्होंने मुझे विजिटिंग लेक्चर्स कैसे लेते हैं यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कैसे पढ़ाते हैं वो सिखाया। उसके बाद बुक्स लिखना, रिसर्च पेपर, करियर काउंसलिंग, ये टेडेक्स हुआ मेरा अभी, इंटरनेशनल स्पीचेस कैसे देते हैं, कैसे उसका प्रिपरेशन होता है। आई हैव डिलीवर 400 keynote addresses, only keynote addresses in international conferences. Then I travel a lot, I visited more than 80 countries, 63 foreign universities I work as a visiting professor. So ये सारा उनकी वजह से उन्होंने मुझे ये फील्ड में इंट्रोड्यूस किया और ट्रेन किया।
जैसे बोलते हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा जो है हमारी भारत की, Hmm. मेरा Hmm. सारा एजुकेशन जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में हुआ। सो मैंने, जैसे हम लोग अब भी जो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो बाकी के बच्चे सीखते हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट सीखते हैं, वैसा मेरा एजुकेशन नहीं हुआ है। उसकी वजह से मेरा करियर थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू अदर्स। ओके, तो हमारे गुरु शिष्य ट्रेडिशन में क्या होता है, गुरु जैसे बोलेगा, जो बोलेगा वो हमें करना पड़ता है। तो मुझे सर ने बोला था कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने का, अच्छा। जो मैं बोलूँगा वैसा करो। तो वैसे ही मैं करते आया। उन्होंने बहुत सारे परीक्षा भी ली, बहुत सारी तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ती है। आपको तो पता है कि सूरज है, उसके सामने जाओगे तो वो अ, हिंदी में दाह बोलते हैं, उसको सहन करना पड़ता है। तो सहन करने के बाद वो उभर के आता है। तो वैसा Hmm. कुछ है। और अ, मेहनत करता गया। इतने 14-15 साल हो गए अभी एजुकेशन सेक्टर में, रिसर्च में मेहनत की। और वैसे मिलता गया, अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, अवार्ड्स मिले। आई हैव रिसीव्ड मोर देन 1000 प्लस अवार्ड्स। मेरे 12 साइंटिफिक इंटरनेशनल नेशनल पेटेंट से आई हैव पब्लिश मोर देन 40 बुक्स, 200 प्लस रिसर्च पेपर्स है, 1500 प्लस आर्टिकल्स है, और बहुत सारे डेजिग्नेशंस लिए, काम किया, काउंसलिंग किया। 75,000 प्लस स्टूडेंट्स का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग किया। मेरे 600 बच्चे फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं, उनका फ्री ऑफ काउंसलिंग करके मैंने उनको अब्रॉड भेजा। 37,000 इंजीनियर्स को पढ़ाया, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बीटेक, एमटेक। मेरे अंडर 7 पीएचडी होल्डर्स जिन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। आई एम द यंगेस्ट गाइड। Then I worked as a dean for 1 year in London. I was handling Oh. international affairs and curriculum development. उसके बाद समर्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में I handled 14 colleges, 7,000 plus students, and that was leadership role. And now this month I got promoted, and now I'm here in Mumbai, and now I'm affiliated to University of Mumbai, the same designation, but the group of chain is different. Now I'm heading Sharda Education Society, the colleges and the schools, as Director Research Innovation Internationalization, and also I'm setting up a Space and Innovation Lab, which is Mumbai's first space innovation lab. We named as Naralikar Mashilkar Space Innovation Center, so which will be inaugurated this month on August 23. Okay. So yeah, so like that, activities like doing research related to research, innovation, education. ऐसा जर्नी चालू है। 14-15 साल, 15 साल अभी कंप्लीट होंगे नेक्स्ट ईयर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मेंबर हैं FRSA के, हाँ। सो प्लीज टेल मी अबाउट योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके। तो फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, सो रॉयल सोसाइटी ये 271 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। और अभी दैट ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट प्रेसिडेंट है वो है प्रिंसेस एने। प्रिंसेस एने इज द ओनली डॉटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू। ओके। सो वो नाउ शी इज हेडिंग द रॉयल सोसाइटी। अभी ये रॉयल सोसाइटी में 270 सालों में दे हैव अपॉइंटेड 30,000 फेलोज, ओनली 30,000 फेलोज, जिन्होंने लिटरेचर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन, रिसर्च में कंट्रीब्यूशन किया है, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो ऐसे 30,000 फेलोज में फिर लास्ट ईयर दे हैव अपॉइंटेड मी एज द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, बिकॉज मेरा एजुकेशन भी है, रिसर्च भी है और आर्ट भी है। आई एम अ ट्रेन क्लासिकल वोकलिस्ट। आई हैव वाओ। लर्निंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जयपुर अथरोली गाना। और मेरा लिटरेचर भी बहुत है। आई हैव पब्लिश 40 प्लस बुक्स। तो इसके लिए मुझे FRSA, विच इज फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, फॉर द कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, रिसर्च, लिटरेचर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, this was my highest recognition till now. Okay, because ये रॉयल सोसाइटी देती है एंड इट्स अ रॉयल ऑनर बेसिकली। सो जब भी अगर मैं अभी लंदन जाऊंगा तो रॉयल सोसाइटी में मेरा अकोमोडेशन होता है, एवरीथिंग इज रॉयल देयर। सो दैट्स द वंडरफुल। प्रिविलेजेस। एंड नेटवर्किंग भी है। आई एम कनेक्टेड टू रॉयल सोसाइटी मेंबर्स आल्सो ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब। दे हैव अ कम्युनिटी
तो उसमें देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनसे नेटवर्किंग होता है, कनेक्शंस बढ़ते हैं, फिर वी कैन कोलैबोरेट विद दोस नो legendary people, and then we can promote our Hmm. advocacies there also, nationally as well as internationally. So इसके बहुत सारे benefits और वो सब वैसे चालू है काम। वंडरफुल, वंडरफुल। आपने ऑलमोस्ट 10 बुक्स ऑथर करी हैं। सो हाँ, क्या 10 बुक्स प्रेरणा ऑथर, रही? 10 बुक्स एज एन ऑथर, एंड बाकी के जो भी है 35 प्लस बुक्स वो एज अ को ऑथर। तो आई स्टार्टेड जब भी मेरा आवाज चला गया ना, तो ये चालू नहीं था, बट ये चालू था। तो मैंने तभी बहुत बचपन से ही मैं बहुत पढ़ता था, मतलब जो बुक्स होती है ना, शास्त्र है, काव्य है, स्टोरी बुक्स है, बायोग्राफीज होती है। मेरे पास घर पे 4000 बुक्स का कलेक्शन था। सो सारे जो रद्दी वाले होते हैं, तो वो रद्दी वालों के पास तभी बहुत अ, अ, बहुत क्या बोलते हैं, पुरानी किताबें मिलती थी और बहुत सस्ते दाम में मिलती थी, 5 रुपए में, 7 रुपए में ऐसे मिलती। तो मुझे जो पॉकेट मनी या फिर मुझे जो प्राइजेस जो मनी मिलता था, वो मैं सेव करके वो किताबें लेता था। तो ऐसे बहुत पढ़ाई करता था, और तब से वो आदत थी, नोट्स बनाता था मैं। मैंने स्कूल में था तभी पाणिनि अष्टाध्यायी के 8 वॉल्यूम्स है। मतलब संस्कृत का पूरा ग्रामर का जो ओरिजिन है वो पाणिनि थे, उन्होंने खंड लिखे हैं। तो वो मैंने बचपन में पढ़े, 8 9 10 स्टैंडर्ड में। फिर कॉम्पिटिशन्स रहते थे, भगवत गीता मेरी पूरी बाय हार्ट थी। और शंकराचार्य जी के सामने उन्होंने परीक्षा ली थी श्रृंगेरी मठ में जाके, मैंने उसका 21,000 रुपीज प्राइज मिला था मुझे, और फिर उसकी भी मैंने बुक्स ली थी। तो वो भगवत गीता मैंने वो प्राइजेस के लिए बाय हार्ट की थी, ऐसा मेरा कुछ भक्ति भाव नहीं था तभी। बट मेरा वो एक जुनून था कि हर कंपटीशन में अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो मुझे फर्स्ट रैंक ही आना चाहिए, वो एक ईगो है मेरे में। बट वो ईगो मैंने पॉजिटिवली यूज किया, मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये कंपटीशन में मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, तो वो फर्स्ट रैंक लाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है वो मैं करता था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वैसे हवा में बोल रहा हूँ, वो करता था और वो मैं लेके आता था। तो ऐसे चालू था। तो फिर बहुत आदत थी पढ़ने की बचपन से ही। तो जब मेरा आवाज चला गया तब मैंने शुरुआत की बुक्स लिखने की, और वो सारे नोट्स बना के मैंने रखे थे। फिर कोविड आया, तो कोविड में मैंने क्या किया, फिर वही जो मैंने लिख के रखा था मैन्युस्क्रिप्ट, उसको फिर धीरे धीरे एक बुक के स्वरूप में कन्वर्ट करना शुरू किया। और ऐसे मैंने पहला बुक जो लिखा है मेरे लाइफ का, वो अभी भी पब्लिश नहीं हुआ है, वो अभी भी अनपब्लिश्ड है। उसके बाद 45 प्लस बुक्स है। तो पहला बुक मैंने लिखा था टेक्सटाइल केमिस्ट्री के ऊपर, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग डिप्लोमा इन टेक्निकल अप्लाइड केमिस्ट्री, वी यूज्ड टू हैव टेक्सटाइल केमिस्ट्री आल्सो, व्हिच मींस फ्रॉम रॉ कॉटन टू फिनिश फैब्रिक, एंटायर प्रोसेसेस। तो तभी जब हम लोग पढ़ते थे तो वी यूज्ड टू यूज बिग बुक्स। प्रोफेसर वी ए शनाय के बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे, तो उसके 40,000 पेजेस थे। ओके, तो 40,000 पेजेस में से हमें कुछ 2-4 पेजेस मिलते थे रीड करने के बाद, इतना तो टाइम था ही नहीं तभी। तो तभी मुझे बहुत दिक्कतें आ रही थी कि ऐसे क्यों, इतना रेफरेंस बुक्स से हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा और पढ़ाई भी हो नहीं सकती ऐसे। तो वो सोच के फिर मेरे जो बाकी के जो जूनियर्स है उनके लिए फिर मैंने वो 40,000 बुक्स 10 वॉल्यूम्स का मैंने एक छोटा समराइज वर्जन किया 650 पेजेस में। इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल केमिस्ट्री, मतलब 40,000 पेजेस रीड करके उसके एब्स्ट्रैक्ट्स निकाल के उसको एक कंपाइल फॉर्म में वो बुक किया। बट वो उसका प्रूफ रीडिंग करने के लिए जो एक्सपर्ट्स लगते हैं ना, वो सारे चले गए ऊपर। तो वो वैसे का वैसा ही रहा। अभी मैं 2-4 लोगों से मिला तो उन्होंने बोला है कि वो मुझे हेल्प करेंगे प्रूफ रीडिंग में। बट उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे लिखा बिकॉज ऑफ माय गुरु। उन्होंने मुझे बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशंस के, आपको तो पता है, यू आर आल्सो स्पीकर। तो देन मेरा फर्स्ट बुक जो था वो इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उसके वो बुक बहुत पॉपुलर हुआ। लाइक अमेजोन पे अराउंड 20,000 कॉपीज सोल्ड आउट हुई विद इन 3 मंथ्स। उसको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। देन फिर मैंने कभी मैं काउंसलिंग भी करता था। वी नीड टू एजुकेट द एजुकेटर्स फर्स्ट, ये मेरे ख्याल में थॉट आया। फिर मैंने बहुत सारे 7,500 प्लस
इंडिया में और 6000 प्लस फॉरेन में टीचर्स को ट्रेन करना शुरू किया। और तभी फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना बुक लिखा जाए। फिर मेरा बुक आया सेकेंड, एजुकेशन एंड एटर्नल एसेट। तो उसमें मैंने गुरु शिष्य परंपरा से लेके इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज पूरा कवर किया। उसके बाद सर ने बोला कि व्हाई डोंट यू राइट फॉर कॉर्पोरेट, कुछ ऐसे Okay. कॉर्पोरेट के लोगों के लिए। फिर उनके लिए फिर Mhm. मैंने लीडरशिप एंड सुपरिंटेंडेंस मींस चेंज मैनेजमेंट। सो ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एंड लीडर्स के लिए वो बुक लिखा, जिसका फॉरवर्ड खुद पद्म विभूषण डॉक्टर माशेलकर सर ने लिखा है। देन फिर मैंने सस्टेनेबल होराइजन्स, ये एसडीजी का ही एडवांस वर्जन, दैट द फर्स्ट बुक वाज इंट्रोडक्शन। फिर उसका ही मैंने एक एडवांस वर्जन लिखा, सस्टेनेबल होराइजन्स, वो बेस्ट सेलर बना, अमेज़न बेस्ट सेलर बना। उसके बाद फिर मैंने आई हैव डन माय बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। सो स्टेम सेल साइंस मैंने तभी इलेक्टिव लिया था, तो तभी मैंने नोट्स निकाले थे। उसका फिर मैंने बुक Okay. कन्वर्ट किया, उसका स्टेम Mhm. सेल साइंस का बुक आ गया, वो भी अमेज़न बेस्ट सेलर हो गया। बिकॉज माई बुक इज द ओनली बुक जो अफोर्डेबल है। मतलब आप अगर अमेज़न पे या फिर गूगल पे देखोगे तो स्टेम सेल साइंस के ऊपर जितने भी रेफरेंस बुक्स है वो मिनिमम 10,000 11,000 प्राइजेस है उसके। तो हमारे जैसे जो बच्चे हैं मिडिल क्लास फैमिली के, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उनके लिए फिर मैंने 450 रुपीज में ही मैंने वो बुक लिखा। 450 रुपीज में अभी भी वो सेल हो रहा है एंड You. बहुत सारे बच्चों को उसका बेनिफिट हुआ, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर जो बीटेक करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिक Mhm. ये तो ऐसा सोशल सर्विस भी चालू था और ये भी चालू था। उसके बाद फिर बहुत. अलग अलग सब्जेक्ट्स पे साइलेंट रिवॉल्यूशन है, एकोज, एकोज मींस एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न माइंड्स। ओके, तो हमारा जो भी शास्त्र है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको फिर मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन करके लिखा कि जो भी अब आज हम लोग देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, वो 2000 साल पहले हमारे भारतीय और पूर्वज ऋषि मुनि वो तभी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। सो वी आर नॉट इन्वेंटिंग और वी आर नॉट इनोवेटिंग समथिंग विच इज अननोन, वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। हम लोग सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसका एप्लीकेशन और थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अभी उस जमाने में सुश्रुत, चरक, वाग्भट, ये 3 डॉक्टर्स थे, विदाउट यूजिंग एनी अपैरेटस, विदाउट यूजिंग एनेस्थीसिया, वो जंगल में सर्जरीज करती थी। वाग्भट ट्रांसप्लांट करता था, सुश्रुत आई सर्जन थे। तो वो जंगल में करते थे। अभी तो हम लोग वो फॉर्म लिखते, अभी के डॉक्टर्स तो फॉर्म लेते हैं ना कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, होता है आगे जाके। उस जमाने में तो वो कुछ सिस्टम ही नहीं था। मतलब अभी इतना टेक्नोलॉजी है फिर भी देयर इज नो गारंटी। अभी तो टेक्नोलॉजी Absolutely. नहीं था। तो मेरा अप्रोच ये है कि वो बहुत एडवांस थे लोग, उस जमाने के जो लोग थे। अभी वर्चुअल रियलिटी, आपने महाभारत में यक्ष प्रश्न देखा है ना, जो युधिष्ठिर है उसको पानी में से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो दैट इज वर्चुअल रियलिटी। तो ऐसे फिर मैंने संगत लगाई थी कि बहुत सारा हमारा इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है जो बाहर नहीं आया, या फिर उसको वैसे अलाइनमेंट नहीं मिला विद दैट सॉर्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच। तो उसके ऊपर बुक लिखा। फिर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने बुक्स लिखी। अभी मेरा एक बुक लिखना चालू है, जो ज्ञानेश्वर है, संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। आप सबको तो पता है ज्ञानेश्वरी। तो वो ज्ञानेश्वरी के, अभी वो ज्ञानेश्वरी लिख के उनको 1700 ईयर्स हुए। ओके, तो 1700 ईयर्स अगो थियरी ऑफ रिलेटिविटी और ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज जो है वो तभी उन्होंने उनके श्लोकास में लिखी है। तो मैं अभी उसका वो श्लोक, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, उसको मैं ग्लोबल एजुकेशन से अलाइन करके फिर लोकलाइज कर रहा हूँ। मतलब कॉमन पीपल जो है वो भी अगर वो पढ़ेंगे तो उनको समझेगा कि 1700-1800 साल पहले हमारे ऋषि मुनि और संतों ने साइंस बताया था। और हम लोग क्रेडिट देते हैं वेस्टर्न साइंटिस्ट को कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने, बट आइंस्टाइन से पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने लिख के रखा है विद एविडेंसेस। अभी आप सोचो, बिलीव नहीं करोगे, ऋषि भारद्वाज जो थे, ऋषि भारद्वाज मतलब आचार्य द्रोण के पिताजी, द्रोणाचार्य जो थे पांडव कौरव के गुरु, उनके पिताजी। तो उनके पिताजी ने वैमानिक शास्त्र नाम का एक पूरा ग्रंथ लिखा है जिसमें 65 टाइप्स ऑफ एरोप्लेन्स के विद मैकेनिज्म रेसिपी दिया है, 65 टाइप्स। तो सोचो एविएशन इंडस्ट्री तब से है। ठीक है, तो ये सब मैंने स्टडी किया, लिखा।
पब्लिश किया एंड साइमल्टेनियसली मेरा टीचिंग भी चालू था, रिसर्च, मेंटरिंग स्टूडेंट्स, काउंसलिंग, ये सब चालू था। तो जो मैंने ये 14-15 साल में जो ये कर पाया, तो इसका एडवांटेज तो बहुत मिले मुझे, बट डिसएडवांटेज ये है कि मैंने कुछ फिर जैसे आम आदमी की ज़िंदगी होती है ना, कि शादियाँ अटेंड करो, फंक्शंस जाओ, पिकनिक करो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, ये सब मैंने नहीं किया तभी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर प्रतीक। आप मुझे ये बताइए, हाउ डू यू कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड एडुकेट फ्यूचर लीडर्स? यस, अभी तो मैं वही कर रहा हूँ। आई एम कंडक्टिंग सो मेनी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। Recently, yesterday, I delivered a 2-hour faculty development program for NMIMS University, which is India's one of the top university on interdisciplinary thinking. And every month, I delivered faculty development program for the NMIMS, SVKM, and the other foreign universities also. So, because I believe when I traveled all those countries, I believe that we need to educate the educators first. Okay, and उसके कारण मुझे वो फील हुआ कि अभी बहुत सारे अपना एजुकेशन सिस्टम में देयर इज अ नीड दैट वो एक्सपोजर मिला नहीं टीचर्स को, या फिर दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग द ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज व्हिच इज नाउअडेज आई फील आउटडेटेड, बिकॉज स्टूडेंट्स अभी के जो है जेन जी, so they know already everything. They are using artificial intelligence. Okay, so if you give them information, they will not listen to you. So you need to give something which is unknown to them. So for this reason हमें अब पहले अपडेट एंड अपग्रेड होना पड़ेगा। तो ये सब मैं सिखा रहा हूँ थ्रू माय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्रिएटिविटी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, को क्रिएशन। ओके, उसके बाद इनोवेशन, इंक्लूसिव इनोवेशन कैसे कर सकते हो विद इन योर क्लासरूम डिसिप्लिन, हाउ यू कैन टीच डिफरेंटली। सो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और ये मेरा मिशन है। मेरे 2 मिशन है, ऑन अ मिशन टू हेल्प एजुकेटर्स एंड ऑन अ मिशन टू हेल्प स्टूडेंट्स। सो उसके अंडर में बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, और जगह जगह पे जाके मैं एजुकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। करियर काउंसलिंग है, उनके अदर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी है जहाँ पे मैं गेस्ट लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो ये मेरा मिशन है कि मेरा फुल टाइम जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, उसके अलावा मुझे देश सेवा, ये जो मेरे गुरु ने संस्कार दिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सैटरडे संडेज भी काम करता हूँ, और ऐसे सब एडवोकेसीज कर रहा हूँ। अभी मेरे नए प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं कि अभी मुझे वो स्पेस इनोवेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, अभी हमारे महाराष्ट्र स्टेट में देखा जाएगा, आप देखोगे तो बहुत एक्सपोजर नहीं है स्पेस टेक्नोलॉजी का। बट इफ यू गो केरला और साउथ पार्ट में आप जाओगे, तो इसरो तो वहीं पे है, तो वहाँ पे घर घर पे मैथमेटिशियन और स्पेस साइंटिस्ट है। ओके, आप सारे डायरेक्टर्स देखो इसरो के, सारे साउथ इंडियंस है। ओके, बिकॉज वहाँ पे एक्सपोजर है। बट हमारे स्टेट में स्पेस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर ही नहीं है। तो उसके कारण हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है, बट उनको गाइडेंस ही नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। तो ये थॉट को लेके नाउ आई एम एस्टैब्लिशिंग स्पेस एंड इनोवेशन लेबोरेटरीज इन महाराष्ट्र। So I have established Maharashtra's first space innovation lab in Pune. Then अहमदाबाद में सेकेंड लैब किया। अभी this month I am establishing in Mumbai. तो ये लैब में we are giving space technology, space astronomy, 3D printing, robotics, artificial intelligence, Internet of Things, aircrafts, all the emerging technologies का hands-on training दे रहे हैं। See, there are some science centers, but वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को दिखाया जाता है ये रॉकेट है, ये है, so ये वो दिखाते हैं सिर्फ। ये लेबोरेटरीज में बच्चे तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं और खुद बना सकते हैं। सो उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। उसके बाद इसरो अप्रूव्ड करिकुलम से तो बच्चे सीखते भी है, कोर्सेज कर सकते हैं, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम से, जूनियर साइंटिस्ट प्रोग्राम है। तो स्कूल में से मतलब 5th ग्रेड के बच्चे, अगर आप सोचोगे 2 साल बाद रॉकेट लॉन्च करेंगे खुद का, तो कितना एक्सपोजर और कितना टैलेंट। मतलब ये बच्चे स्कूल में रहते रहते अगर रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, तो आप सोचो
उनका इंजीनियरिंग होने के बाद वो क्या-क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये थॉट से नाउ मी एंड माय टीम वी आर एस्टैब्लिशिंग स्पेस एंड इनोवेशन लैबोरेटरीज, ऑल दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हैंड्स ऑन वाला लैबोरेटरीज जगह-जगह पे हम लोग का ये मिशन है। तो ये 5 साल में हमें महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, आई हैव सेंट सम प्रपोजल्स टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। तो ये हमें करना है। रिसर्च का जो कल्चर है इंडिया में, वो हम लोग बोलते हैं कि मिशन मंगल सक्सेसफुल हुआ, पूरा देश उठ के तालियां बजाता है, सब व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते हैं, फेसबुक पे आता है, पटाखे फूटते हैं, बट वो कैसे हुआ, उसके पीछे कितने साइंटिस्ट ने कितने सालों की मेहनत है, कितने दिन उन्होंने अपने डाले हैं, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। लोग सिर्फ अचीवमेंट देखते हैं, बट अचीवमेंट के पीछे जो मेहनत होती है, ये मेहनत ये लैब के माध्यम से लोगों को पता चलेगी, स्टूडेंट्स को समझेगा कि एक मिशन सक्सेसफुल होने के लिए कितने हाथ लगते हैं, कितने साइंटिस्ट की कितने सालों की, कितने आवर्स की मेहनत लगती है, और उसका पीछे का साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये हम भी कर सकते हैं। और दूसरा अप्रोच ये है कि हमारे इसमें अवेयरनेस नहीं है, मतलब लोगों को ये लगता है कि इसरो में जाना है तो साइंटिस्ट ही बनना चाहिए। नो, एक ग्रेजुएट बच्चा भी इसरो में जाके काम कर सकता है। अभी तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो इसरो इज प्रोवाइडिंग जॉब्स टू ऑल द सेक्टर्स, मतलब कॉमर्स का बंदा, बिकॉज वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वहाँ पे रिसर्च भी है, मैकेनिकल भी है, मशीन वर्क भी है। सो कोई भी फील्ड का बच्चा वहाँ पे ग्रेजुएशन लेके, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पे भी जा सकता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये लैब के माध्यम से वी विल स्प्रेड अवेयरनेस कि ये कोर्सेज करो, एंड आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू कैन वर्क इन इसरो, डीआरडीओ जैसे बड़े रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशंस में देश के लिए आप काम कर सकते हो। तो ये एक मिशन लेके नाउ वी आर एस्टैब्लिशिंग लैबोरेटरीज, रिसर्च लैबोरेटरीज, ताकि जब बच्चे छोटे हो, मतलब स्कूल में बच्चों को रिसर्च का कल्चर अगर पता चले, रिसर्च क्या होता है, ये अगर उसकी विधिवत शिक्षा मिले, तो ये बच्चे जब इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे आगे जाके, तो फिर देश का कितना बड़ा भविष्य हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। कि बिकॉज हमारे बच्चों में इंडियन टैलेंट इतना है, आपने देखा है, हम लोग देख रहे हैं, इतना टैलेंट है, उसको सिर्फ एक सही डायरेक्शन की जरूरत है, और ये डायरेक्शन हम यूथ ही दे सकते हैं, या फिर हम जैसे एजुकेटर्स ही दे सकते हैं। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, टीचिंग तो हम कर ही रहे हैं, सालों से टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट ये दिस इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टीचिंग के अलावा भी उनको आगे जाके, मतलब वो जब ग्रेजुएट होंगे तो उनको आगे जाके उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिलना चाहिए, उनके पास सिर्फ मार्कशीट्स और परसेंटेज नहीं रहने चाहिए, उनके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए, कुछ एक्सलेंस उन्होंने करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये ट्रेडिशनल अगर आप टीचिंग करोगे तो नहीं आएगी। आपको ट्रेडिशनल टीचिंग तो करना ही है, बट उसके अलावा आपको ये स्किल डेवलपमेंट, ये जो भी रिसर्च का कल्चर है, इनोवेशन का कल्चर है, ये उनको इनकलकेट करना पड़ेगा बचपन से ही, तब जाके वो आगे जाके साइंटिस्ट और बहुत सारे फील्ड्स में नाम इंडिया का भी रोशन करेंगे, अपना भी और फैमिली का भी। तो ये एक विजन मिशन लेके अभी मैं काम कर रहा हूँ। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, अभी मैंने रिसेंटली आपका स्टेटस पढ़ा था that you were talking about some recent breakthrough in science, design and innovation. Yes, वो yes. क्या चीज? Actually, me and my team, we have developed AI-based, artificial intelligence-based electric vehicle smart charging system. Okay, so with the help of artificial intelligence, now we can charge EV. EV means electric vehicles. So उसको हम लोग ने वो एक मॉडल डिजाइन किया था, उसका प्रोटोटाइप, उसका एक प्रोडक्ट बनाया, टेस्ट भी किया, एंड नाउ वी हैव गॉट यूके डिजाइन पेटेंट फ्रॉम द यूके ऑफिस. So this is now officially registered under the UK Intellectual Property Office. So we have got another international patent. And now we are planning to commercialize that patent so that, the society can get benefit out of it. तो ये एक है. इसके पहले I have got German patent also. मेरा एक स्टूडेंट है, उसने, मैं ऐसे एग्जीबिशंस में एज अ जज या फिर ऐसे चीफ गेस्ट जाता रहता हूँ,
तो साइंस एग्जीबिशन था और उसने मुझे एक उसका प्रोजेक्ट दिखाया, ऐसे हाथ पकड़ के लेके गया और मुझे दिखाया कि सर ये देखो जरा मैंने एक बनाया है सिस्टम। तो वो उसका एक एकदम रॉ सिस्टम था, बट फिर मैं मेरे अदर कलीग्स प्रोफेसर्स हम लोग ने वो डेवलप किया एंड नाउ वी हैव गॉट जर्मन पेटेंट आल्सो, अगेन डिजाइन जर्मन पेटेंट। उसने क्या बनाया है, सिस्टम फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूविंग व्हीकल्स। मतलब हाईवेज पे जो डिवाइडर्स होते हैं ना, तो वहां पे वो एक गैजेट हम लोग प्लेस करेंगे और जो व्हीकल्स जाती है, सो व्हीकल्स आते जाते रहते हैं 24/7, हाईवे ओपन रहता है, राइट। सो व्हीकल्स के थ्रू जो एयर क्रिएट होता है काइनेटिक एनर्जी, तो ये गैजेट वो कैप्चर करके दैट एयर को और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो सिस्टम फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूविंग व्हीकल्स। ओके, तो उसका कैलकुलेशन देखोगे तो एक दिन में 3 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी एक गैजेट प्रोड्यूस कर सकता है। आप सोचो अभी एक बड़ा हाईवे, उसमें अगर हम लोग ने एक 15-20 गैजेट्स लगाए, तो हम लोग दिन में तकरीबन 25-30 लाख की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन वी हैव गॉट जर्मन इंटरनेशनल पेटेंट एंड अभी वी आर प्रपोजिंग टू श्री नितिन गडकरी सर कि ये वो उनके ऑफिस से अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो वो रिवॉल्यूशन हो सकता है। तो इट्स इन प्रोसेस नाउ। सो ये ऐसे पेटेंट सिस्टम और बिकॉज सी मेरे जो गुरु है उन्होंने मुझे यही सिखाया कि rather than publishing your papers or research in research international journals, वो archive हो जाता है बाद में। ओके, यू पब्लिश योर पेपर, आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट, आप फेसबुक इंस्टा पे डालते हो, ठीक है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस लाइक्स आते हैं, उसके बाद क्या? ओके, तो रादर देन जस्ट पेरिश पब्लिश, वो प्रॉस्पर होना चाहिए। तो मेरा अभी मैं आई एम नॉट पब्लिशिंग पेपर्स एनीमोर सिंस लास्ट ईयर, मैंने वो बंद कर दिया। अभी आई एम जो हम लोग पेपर में लिख रहे हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, और एटलीस्ट मेरा स्कूल को या फिर मेरे कॉलेजेस को उसका बेनिफिट हो सकता है क्या, सोसाइटी को बेनिफिट हो सकता है। सो वी नीड रिसर्च जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो एंड सोसाइटी को, कॉमन पीपल को उसका बेनिफिट हो, उसको मैं रिसर्च बोलता हूँ। रादर देन जस्ट पब्लिशिंग इन स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, दैट इज ओके, दैट इज फॉर एनहांसिंग योर रेज्यूमे फॉर प्रमोशन पर्पस, बट सोसाइटी के लिए जो रिसर्च चाहिए वो ये चाहिए। तो मेरा अभी उसको हम लोग इंक्लूसिव इनोवेशन बोलते हैं, इंक्लूसिव इनोवेशन फॉर अफोर्डेबल एक्सीलेंस। मतलब रिसर्च ऐसे करो कि वो इंक्लूसिव मीन्स फॉर ऑल होना चाहिए एंड वो पब्लिक अफोर्ड पब्लिक को वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो इसके ऊपर मेरा अभी काम चालू है और चलता रहेगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सो यस, यू आर एन आइडल ऑफ हार्ड वर्क एंड आजकल के बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है और पता लगना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल रिसर्च कर रहे हैं, पेपर पर डाल रहे हैं, पर उसको आप प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। You're working for the society. That is so nice. Thank you, Mr. Prateek, for coming to the Star Talks today. Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, Thank you for sparing your valuable time. Thank you. Thank you थैंक so यू। much. Thank you, my dear audience, for being with us in this lovely conversation today. I will come back with another personality who has inspired my life. Thank you. Have a good day.